हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यूज आप बहुत ही अटेंटिवली सुनना। आज के एमसीक्यूज में कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं, मतलब कि डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, और कुछ जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। तो दोनों ही टाइप के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे व्यू ऑफ चॉइस फॉर लंबर स्पॉन्डिलोसिस इज और आर ए इज पीए व्यू, बी इज लेटरल व्यू, सी इज लेफ्ट ऑब्लिक व्यू एंड डी इज राइट ऑब्लिक व्यू। राइट ऑप्शन है लेफ्ट ऑब्लिक व्यू। अगर आपने लंबर स्पॉन्डिलोसिस एक्सरे में देखना है तो आपको पेशेंट का लेफ्ट ऑब्लिक व्यू लेना चाहिए। पहली जो इमेज दी गई है वो स्पाइन की दी गई है। जो स्पाइन है वो 5 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, उसके बाद लंबर, देन सैक्रल, फिर आता है कॉकिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो स्पाइन को तो उसमें आपको छोटी छोटी सी बोन्स दिखाई देती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं वर्टेब्रास। अब कोई नॉर्मल अडल्ट है उसमें 26 नंबर की वर्टेब्रास होते हैं, और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें 33 नंबर ऑफ वर्टेब्रास होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखा जाए तो जो अडल्ट है वो न्यूबॉर्न से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ वर्टेब्रास तो उसमें होना चाहिए, पर नहीं, जो ज्यादा नंबर ऑफ वर्टेब्रास है वो न्यूबॉर्न में होते हैं। क्योंकि चाहे यूं कहें कि बच्चों में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैक्रल और जो कॉकिक्स है वो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे वो सिंगल में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब कि जो सैक्रल है, जो न्यूबॉर्न है, उसमें 5 होते हैं और कॉकिक्स 4 होते हैं। पर जैसे जैसे अडल्ट में वो कन्वर्ट होता है बच्चा, तब जो सैक्रल है वो 1 हो जाता है और जो कॉकिक्स है वो भी 1 हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आप याद कैसे कर सकते हो इसको? तो ये देखो, C7, T12, L5, S1 और S2। अब ये जो S1 और S2 है इनका जो नंबर है वो एक एक ही रहेगा, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि S2 में आपने स्पेशली कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो 2 जरूर लिखा है पर यहाँ पे 1 ही होता है, और जो S2 है वो रिप्रेजेंट करता है कॉकिक्स को। अब जो C1 है वो रिप्रेजेंट करता है सर्वाइकल रीजन में, और जो 7 है इसका मतलब है कि सर्वाइकल रीजन में 7 नंबर ऑफ वर्टेब्रास होते हैं। उसी तरह से जो थोरेसिक है उसमें 12 नंबर ऑफ वर्टेब्रास होते हैं, इसी वजह से T12 आया है। और जो L5 है लंबर रीजन है उसमें 5 नंबर ऑफ वर्टेब्रास होते हैं, और जो S1 है और फिर S2 आता है, तो जो नॉर्मल अडल्ट है उसमें ये दोनों ही 1 1 होते हैं, सैक्रल और कॉकिक्स। अब आप ये देखो, एक नॉर्मल स्पाइन की अगर आप देखो तो वर्टेब्रास है, वर्टेब्रास के बीच में डिस्क होती है। और अगर मान लो कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्पॉन्डिलोसिस हो रखा है, या यूं कहें कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन है जिसकी, तो उसमें जो बोन है या जो डिस्क है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। एक तो नैरो हो जाएगी, और साथ में जो डिस्क है वो प्रॉपरली नहीं आएगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें स्लिप्ड डिस्क हो जाता है उस पेशेंट को। अब ये देखो, जो लास्ट वाला एमसीक्यू था उसमें आपको ये पूछा गया था कि जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है उसके लिए हम कौन सा व्यू देखते हैं, तो उसमें बोला गया है लेफ्ट ऑब्लिक व्यू। तो जो लेफ्ट ऑब्लिक व्यू है वो इस तरह से होता है, और ये देखो जो इमेज आती है बाद में वो कुछ इस तरह से आती है। इसमें आपको दिखाया भी गया है यहाँ पे L1, L2, L3, L4 और L5। तो ये लंबर रीजन का आपको एक्सरे स्कैन है। सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन? ए इज एक्सरेज, बी इज बीटा रेज, सी इज गामा रेज एंड डी इज माइक्रोवेव्स। राइट ऑप्शन है माइक्रोवेव्स। इन सब में से जो माइक्रोवेव्स हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। बाकी सब के सब जो है, एक्सरे हो गया, बीटा रेज हो गया और गामा रेज हो गया, ये तीनों की तीनों आयनाइजिंग रेडिएशन है। ये देखो, आपको लिस्ट दी गई है नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशन की। तो इस लिस्ट में आपको बताया गया है कि कौन सी रेडिएशन पार्ट है आयनाइजिंग और कौन सी रेडिएशन पार्ट है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसमें जो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और जो विजुअल लाइट है वो पार्ट है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही जो अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है और जो गामा रेज है वो पार्ट है आयनाइजिंग रेडिएशन का। तो एक टाइप से आप याद करने के लिए ये भी कह सकते हो कि जिनके पीछे रेज रेज लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो पार्ट होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन का। अब पार्टिकल रेडिएशन की बात करें तो कोई भी जो पार्टिकल रेडिएशन है वो कोई भी पार्ट नहीं है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का। और जो पार्टिकल रेडिएशन है जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गए और बीटा पार्टिकल हो गए, वो सब के सब पार्ट है आयनाइजिंग रेडिएशन का ही। थर्ड क्वेश्चन इज पेट स्टैंड फॉर। अगर आपने पेट स्कैनिंग के बारे में सुना हो तो ये वही बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी, बी इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थेरेपी, सी इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड डी इज फोटोन एमिटिंग टोमोग्राफी। तो राइट ऑप्शन है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो जो पेट स्कैनिंग में जो पेट है उसकी फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। Fourth question is what modification is needed for proper radiographic image in a heavy bony-built person? A is increased MA, B is increased KVP, C is increased exposure time, D is increased developing time. तो राइट ऑप्शन है इंक्रीज्ड केवीपी। अगर आपको किसी हैवी बोनी बिल्ड पर्सन का रेडियोग्राफ निकालना है तो आपको आपके सिस्टम का केबीपी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम केबीपी इंक्रीज करते हैं तब ही जो एक्सरेस हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं किसी हैवी बोनी बिल्ड पर्सन में। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन इज। ए ऑप्शन है रोंजन, बी इज ग्रे, सी इज साइवर्ट, डी इज कूलम्ब। इसमें पूछा गया है कि जो रेडिएशन है उसका जो एब्जॉर्ब डोज होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रे। Sixth question is diagnosis of pulmonary embolism is primarily made by A is multi-detector CT contrast, B is angiography, C is ventilation perfusion scan and D is CXR. तो राइट ऑप्शन है मल्टी डिटेक्टर सिटी कॉन्ट्रास्ट। जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म है उसकी डायग्नोसिस हम सबसे अच्छे तरीके से मल्टी डिटेक्टर सिटी कॉन्ट्रास्ट में होती है। सेवेंथ क्वेश्चन इज लाइट रे एंड एक्सरे हैव सेम। ए इज वेलोसिटी, बी इज वेवलेंथ, सी इज एनर्जी, डी इज फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइट रे और एक्सरेज हैं उनमें क्या चीज सेम होती है। तो राइट आंसर है वेलोसिटी। जितनी भी ईएम वेव्स हैं उन सभी की वेलोसिटी सेम ही होती है, और अगर वैक्यूम है तो उनकी वेलोसिटी इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Eighth question is the dark area in a conventional radiographic films are due to particulate deposits of A is carbon, B is iron, C is silver and D is copper. तो राइट आंसर है सिल्वर। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसका जो डार्क एरिया है वो किस पार्टिकुलेट की डिपॉजिट की वजह से आता है, तो वो आता है सिल्वर की वजह से। अगर आपने मेरे जो एक्सरे फिल्म के लेक्चर्स हैं वो अटेंड किए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप एक बार वो जाके देख लेना, तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार समझा भी देती हूँ कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, और जो 4 लेयर्स होती हैं उसके नाम क्या क्या है। एक है बेस, देन है इमल्शन, और बेस और इमल्शन को जोड़ने वाला होता है अडहेसिव लेयर, और देन आता है प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इमल्शन को कवर करता है और साथ में प्रोटेक्ट भी करता है इमल्शन को। अब जो इमल्शन है वो मेन लेयर है, और जो इमल्शन बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल की। तो जब जो एक्सरेस है वो फोल्ड करते हैं तो जो सिल्वर है वो जाके सेंसिटिविटी स्पेक्स पे जाके चिपक जाता है, और फिर जब वो बाद में प्रोसेसिंग होती है तो बाद में जो यही जो सिल्वर जो सेंसिटिविटी स्पेक्स पर जाके चिपक जाता है वो बाद में जाके इमेज फॉर्म करता है। तो जो डार्क एरिया होता है रेडियोग्राफिक फिल्म में वो सिल्वर के ही डिपॉजिट की वजह से आता है। Ninth question is the maximum field of view which can be obtained with a specific radiographic system is generally limited by the A is focal spot size, B is anode size,
C is anode angle and D is focal length. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज एनोड एंगल। तो इसमें आपको बोला गया है कि जो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एनोड एंगल पर। 10th question is the X-ray photon energy range which will be most appropriate and produce the best contrast with iodine is A is 25 to 30, B is 30 to 33, C is 33 to 40 and D is 60 to 70। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज 33 to 40 keV। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वो कौन सी रेंज है एक्सरे फोटोन एनर्जी की जो कि अप्रोप्रिएट भी है और साथ में वो बेस्ट कंट्रास्ट प्रोड्यूस करती है जब हम अपना स्कैन आयोडीन के साथ करते हैं। तो वो जो रेंज है वो है 33 to 40 keV की। 11th question is for vascular imaging with iodine contrast media you would expect to get the best contrast by using A is 35, B is 65, C is 95 and D is 125 kb। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज 65 kb। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो वेस्कुलर इमेजिंग जब हम करते हैं आयोडीन कंट्रास्ट मीडिया के साथ तो कौन सी केबी वैल्यू बेस्ट है, तो वो होती है 65 kb। 12th question is for routine chest radiography. You would expect to get the best contrast by using A is 35 kb, B is 65 kb, C is 95 kb and D is 125 kb। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज 125 kb। तो इसमें आपको बोला गया है कि जो रूटीन चेस्ट रेडियोग्राफी जब हम करते हैं तो इनमें से हम कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देके जाता है, तो वो है ऑप्शन डी दैट इज 125 kb। जब हम 125 kb पर अपना रूटीन चेस्ट रेडियोग्राफ करते हैं तो हमारा जो चेस्ट रेडियोग्राफ जो फिल्म पे बन के जो इमेज आती है वो बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और कंट्रास्ट की आती है। 13th question is the thickness of an intensifying screen has a significant effect on all of the following except A is image contrast, B is image blurring, C is receptor sensitivity and D is patient exposure। तो राइट आंसर है इमेज कंट्रास्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस है वो इन सभी पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है सिर्फ एक को छोड़ के और वो एक कौन है, इमेज कंट्रास्ट। इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस है वो किन पर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है, पहला है इमेज ब्लरिंग, दूसरा है रिसेप्टर सेंसिटिविटी एंड तीसरा है पेशेंट एक्सपोजर। इन सभी पर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, सिर्फ वो इमेज कंट्रास्ट है उस पर इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं डालती है, या ये कहें कि वो डायरेक्ट इफेक्ट इमेज कंट्रास्ट पर नहीं डालती है। बाकी जितने भी है इमेज ब्लरिंग, रिसेप्टर सेंसिटिविटी और पेशेंट एक्सपोजर, इन सब पर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।